हेलो फ्रेंड्स, सो वेलकम अगेन टू टीकेपी एकेडमी और मैं हूं आपका टीपू सर। तो जैसे मैंने आपको प्रॉमिस किया है कि इस बार मैं काफी रेगुलर वीडियोस लाने वाला हूं, तो ये एक शुरुआत है, आरंभ। जैसे मैंने अपने पहले बैच का नाम रखा है आरंभ। तो आप देखते हैं, आरंभ है तो अंजाम तक भी पहुंचाना है। तो आज मैं कुछ क्वेश्चंस लेके आया हूं फ्रॉम द चैप्टर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ठीक है, तो बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं आज का काम। A metal X reacts with dilute hydrochloric acid but does not react with water. Actually ये cold water होना चाहिए था, तो it should be like with cold water. तो यहां दिया गया है कि वो एक मेटल है जो कहीं ना कहीं डाइल्यूट HCl के साथ तो रिएक्ट करेगा, पर वो वाटर के साथ यानी कि कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। तो बताइए, सोडियम रिएक्ट्स वेरी विगोरसली विथ वाटर, वायलेंटली विथ वाटर। कैल्शियम ऑल्सो रिएक्ट्स बिकॉज वो रिएक्टिविटी सीरीज में काफी ऊपर है। क्या कहा था मैंने? काली नाथ का माली, जैसे कि के फॉर काली, नाथ सोडियम, कालीनाथ का कैल्शियम, माली। आलू जरा फीका पकाता है, जब तक है केमिस्ट्री तब तक है उसकी आलू फीकी। तो यहाँ पे सोडियम रिएक्ट्स वायलेंटली एंड विगोरसली, कैल्शियम भी करता है, पोटेशियम भी करता है, क्योंकि आप देख सकते हो कि पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम काफी ऊपर है। रिएक्टिविटीज तो नीचे कमते जाएंगे लेकिन वो काफी ऊपर है। तो कहीं ना कहीं आयरन ही बचा, जो कि हम कह सकते हैं कि डज नॉट रिएक्ट विथ कोल्ड वाटर, राइट। चलिए, why aluminium does not corrode easily even though it is a reactive metal? काली नाथ का माली आलू तो बहुत नीचे भी नहीं है, तो काफी रिएक्टिव मेटल है। तो अब बताइए क्यों ये कोरोड नहीं होता, जबकि इसको तो रिएक्ट करना चाहिए था मॉइस्चर या मतलब ऑक्सीजन के साथ। तो कहीं ना कहीं केमिस्ट्री में क्या होता है, एक ऐसी चीज होती है जो प्रोटेक्टिव लेयर। तो क्या करता है ये, इट फॉर्म्स अ प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर Al2O3। इनफैक्ट हम जब एल्यूमिनियम को बर्न करते हैं तभी भी क्या होता है कि वो जो प्रोसेस काफी स्लो होता है, क्योंकि ऑक्साइड लेयर को हटते हटते टाइम लगता है। तो कहीं ना कहीं ये कोरोड नहीं होता। काफी लाइट मेटल है, तो काफी यूजफुल है ना, काफी यूजफुल मेटल है एल्यूमिनियम। अब हम चलते हैं इसके आंसर की ओर, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अ स्टूडेंट वांट्स टू स्टोर अ मेटल सेफली इन द लैब, विच मेटल मस्ट बी स्टोर्ड अंडर कैरोसिन। तो आई थिंक हम सब पहचानते हैं कि व्हाट इज द कैरोसिन, है ना, एक सॉल्वेंट है। अब बताइए कि कहीं ना कहीं कौन सा मेटल है जो हम चाहेंगे कि कैरोसिन में डुबा के रखें। भाई कौन है ये? तो ये है आपका यहाँ पे आयरन, नो। जिंक, नो, ये इतने भी ज्यादा रिएक्टिव नहीं होते। कॉपर, नो, इट इज सोडियम, ऑलवेज सुपर डुपर एक्साइटेड टू रिएक्ट। तो सोडियम कैन इवन कैच फायर एट रूम टेम्परेचर। इट इज द सॉफ्टेस्ट मेटल विच कैन बी कट विथ अ नाइफ, राइट। तो सोडियम शुड बी केप्ट इमर्स्ड इन कैरोसिन सो दैट इसका जो ऑक्सीजन का टच है ना, कंटेक्ट, वो कम से कम हो जाए या हट ही जाए पूरा, और ताकि वो रिएक्ट ना करे। जैसे मैंने कहा था ना, काफी वायलेंटली रिएक्ट करता है ये। तो सोडियम, और सोडियम के अलावा इनफैक्ट लिथियम को भी कहीं ना कहीं स्टोर करते हैं कैरोसिन में, ताकि ये मतलब कम से कम रिएक्ट करे। ठीक है, पोटेशियम को भी रखा जाता है कहीं ना कहीं ताकि वो कम से कम रिएक्ट करे अंदर कैरोसिन। चलिए अब चलते हैं हमारे दूसरे आंसर की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस विल नॉट प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस? तो बताइए कौन सा रिएक्शन, यहां पे देख सकते हो ना, कौन सा रिएक्शन यहां पे गैस नहीं बनाएगा, हाइड्रोजन गैस नहीं होगा? बताइए बताइए, बताओ फटाफट फटाफट। अभी तो आप प्रिपेयर्ड हो, अगर ये वीडियो आप आज देख रहे हो तो कल आपका साइंस का एग्जाम है, यानी कि आप प्रिपेयर्ड हो। तो बताइए क्या होगा। देखो, हमने क्या कहा था कि जो रिएक्शंस होते हैं वो ध्यान देना है अपने को। तो देखिए, काली नाथ का माली आलू जरा फीका पकाता है, उसके बाद कॉपर। तो आप अंदाजा लगाइए, कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। अब आपको ध्यान लगाना है कि सोडियम तो रिएक्ट करता ही है, वायलेंटली करता है। आयरन स्टीम रिएक्ट करता ही है, आपको पता होगा ना, आयरन के जब हम पढ़ते हैं कि वो कैसे कोल्ड वाटर, हॉट वाटर या स्टीम के साथ रिएक्ट करता है। तो आयरन
मतलब रियलिस्टिकली रिएक्ट्स विद लाइक स्टीम. जिंक कैन रिएक्ट विद डाइल्यूट HCl क्योंकि जिंक मोर रिएक्टिव देन H एंड कैन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा. अब आप कॉपर और HCl को देख लो. कॉपर और HCl को अगर देखें तो कॉपर इज व्हाट, लेस रिएक्टिव, इट कैन नॉट डिस्प्लेस, नो रिएक्शन विल हैपन. तो कहीं ना कहीं दिस इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर, जहां पे हाइड्रोजन गैस बनने का सवाल ही नहीं पैदा होता है. क्यों? क्योंकि रिएक्शन ही नहीं होगा, सिंपल है. और आप इन सब चीजों को जब आंसर करोगे, आपको ये रिएक्टिविटी सीरीज को बहुत ध्यान रखना जरूरी है. समझ गए? आलू क्या होती है इसकी, हमेशा फीकी होती है. तो कॉपर प्लस डाइल्यूट HCl, कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन हाइड्रोजन एंड डज नॉट डिस्प्लेस टू फॉर्म व्हाट, एनी लाइक कुछ रिएक्शन ही जब नहीं होगा. तो व्हाई ग्रेफाइट इज क्लासिफाइड एज अ नॉन मेटल डिस्पाइट कंडक्टिंग इलेक्ट्रिसिटी. जैसे हमने सीखा है कि मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बट स्टिल हमने ये नोटिस करा है कि ग्रेफाइट कंडक्ट करता है, एक्सेप्शनल केस है. लेकिन ये मेटल क्यों नहीं है फिर, बताइए क्यों नहीं है? इट इज सॉफ्ट, नहीं, इसकी वजह से नहीं हो सकता. इट हैज फ्री इलेक्ट्रॉन्स, शायद नहीं. इट इज ब्रिटल, मे बी नॉट. इट फॉर्म्स कोवेलेंट बॉन्ड, यस, बिंगो, दिस इज द राइट आंसर. इसका डिटेल जो है ना, अभी कहीं ना कहीं आपको हायर क्लास में मिलेगा. कुछ इलेक्ट्रॉन्स के बारे में कहते हैं, कुछ इसके हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस के बारे में होता है. बट फिलहाल आप इतना ध्यान रखिएगा कि ग्रेफाइट के सारे तो नहीं, लेकिन कुछ इलेक्ट्रॉन्स एक, क्योंकि हेक्सागोनल लाइक लेयर्ड होता है, तो कहीं ना कहीं कोवलेंट बॉन्ड के वजह से ये कहीं ना कहीं क्या करता है, इसको हम मेटल का कैटेगरी, जैसे कि हम नॉन मेटल का कैटेगरी में डालते हैं, इसको नॉन मेटल के कैटेगरी में नहीं डालते. ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये क्या होगा रीजन, इट फॉर्म्स कोवलेंट बॉन्ड्स. ठीक है, कोवलेंट बॉन्ड्स किसे कहते हैं, जहां पे शेयरिंग ऑफ क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स होता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. फाइन, आपको इसके पीडीएफ्स मिल जाएंगे, आपके डिस्क्रिप्शन जो वीडियो का होगा वहां पे अपलोडेड होगा, आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें आंसर्स भी हमने दे रखे हैं. ठीक है, ओके. विच मेटल कैन डिस्प्लेस आयरन फ्रॉम आयरन सल्फेट. तो विच मेटल, तो आयरन सल्फेट यानी कि फेरस सल्फेट. अब यहाँ बता रहे हैं कि कौन सा मेटल यहाँ पे आयरन को डिज्यूम कर देगा, यानी कि डिस्प्लेस कर देगा. बताइए, आपको फिर से वो रिएक्टिविटी सीरीज को याद रखना है, तो बताइए कौन सा आंसर होना चाहिए. कॉपर होगा, कॉपर तो नीचे है, फीका पकाता है, उसके बाद कॉपर है, तो कहीं ना कहीं नहीं होगा. विच मेटल कैन डिस्प्लेस, जिंक, जिंक होगा, देखिए जरा फीका पकाता है. सिल्वर गोल्ड, आपको सही समझ में आ रहा होगा कि जिंक इज द राइट आंसर, क्योंकि कॉपर तो लेस रिएक्टिव हो गया, और सिल्वर और गोल्ड तो लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स होते हैं. आपको पता है काफी नॉन रिएक्टिव है. हम गोल्ड वगैरह पहनते हैं, सिल्वर पहनते हैं, तो वो क्यों, क्योंकि वो नॉन रिएक्टिव, एकदम नॉन रिएक्टिव नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ एकदम से लीस्ट रिएक्टिव है. ठीक है, तो यहाँ पे द आंसर इज व्हाट इज एक्स हियर, एक्स क्या होने वाला है, इट इज जिंक. ओके, जिंक कैन डिस्प्लेस आयरन टू प्रोड्यूस व्हाट, जिंक सल्फेट. फाइन, चलो आगे बढ़ते हैं. द राइट आंसर इज जिंक. Which method is suitable for extracting a metal high in the reactivity series. तो जैसे कि जो मेटल्स काफी हाईली रिएक्टिव मेटल्स, जैसे कि सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, इनको हम किस तरह से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं. जैसे हम ओट्स है ना, ओट्स की बात करते हैं, वहां से हम क्या करते हैं, प्रॉफिटेबली मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं, राइट. तो यहाँ पे कौन सा प्रोसेस हम यूज करेंगे, तो जैसे रोस्टिंग हो गया, स्मेल्टिंग हो गया, इलेक्ट्रोलाइसिस हो गया, कैल्सिनेशन हो गया. रोस्टिंग में आपने देखा होगा जिंक ब्लेंड के बारे में बात करते हैं, कैल्सिनेशन में देखा होगा जिंक कार्बोनेट कैलामाइन के बारे में बात करते हैं, स्मेल्टिंग के बारे में हमारे पास इतना नहीं है. तो इलेक्ट्रोलाइसिस एक प्रोसेस रह जाता है, जो कि हम कह सकते हैं कि इट इज यूज्ड टू एक्सट्रैक्ट व्हाट, हाईली रिएक्टिव मेटल, दैट इज इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस, कैथोड एनोड, पॉजिटिव नेगेटिव आयंस वाला प्रोसेस. ठीक है, तो यहाँ पे द राइट आंसर इज इलेक्ट्रोलाइसिस. हाईली रिएक्टिव मेटल्स कैन नॉट बी रिड्यूस्ड बाय कार्बन. कार्बन एक काफी अच्छा और बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, जो कैल्सिनेशन प्रोसेस और रोस्टिंग प्रोसेस में काम आता है ना. वो जो जिंक ऑक्साइड को हम फिर से कार्बन के साथ रिएक्ट करते हैं, ताकि ऑक्साइड, ऑक्सीजन कैन बी वर रिड्यूस, उसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं. जिंक कैन बी अचीव. लेड ऑक्साइड में भी होता है, लेड ऑक्साइड प्लस कार्बन, वी कैन गेट लेड प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड. तो वहां पे कार्बन इज वेरी गुड लाइक रिड्यूसिंग एजेंट, पर हाईली रिएक्टिव के साथ नहीं होता, ये कार्बन हेल्पफुल नहीं होता. तो इसीलिए द प्रोसेस इलेक्ट्रोलाइसिस इज यूज्ड हियर. ठीक है, फॉर द एक्सट्रैक्शन. ओके फाइन, द नेक्स्ट वन. अ मेटल ऑक्साइड रिएक्ट्स विथ बोथ एसिड्स एंड बेस. ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ये सिर्फ एमसीक्यू को, आप इसको बस एमसीक्यू की नजर से मत देखो,
उन टॉपिक्स को देखो जहां से ये क्वेश्चंस बन रहे हैं। एक ऐसा मेटल ऑक्साइड जो बेस और एसिड दोनों के साथ रिएक्ट करता हो उसको हम कहते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड, जिसमें एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड हमारे लिए एग्जाम्पल में है। सोडियम एल्यूमिनेट, जिंकेट वगैरह सॉल्ट बनते हैं। तो ये रिएक्शंस आपको जरूर देखना है। एम्फोटेरिक ऑक्साइड वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर बोर्ड एग्जाम। यहाँ पे आप एग्जाम्पल देखो तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड का एग्जाम्पल है, और हमारे एनसीईआरटी बुक में सिर्फ एल्यूमिनियम ऑक्साइड का आई गेस रिएक्शन गिवन है, पर जिंक का नहीं है, तो आपको ये प्रैक्टिस कर लेना है। तो द आंसर इज एम्फोटेरिक ऑक्साइड। विच पेयर ऑफ मेटल्स विल नॉट रिएक्ट विथ वाटर। तो मैं इसमें बहुत टाइम नहीं लूंगा। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं कॉपर एंड सिल्वर काफी नीचे है और लीस्ट रिएक्टिव है, तो दे डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर। ठीक है, द आंसर इज कॉपर एंड सिल्वर। दिस इज द आंसर गिवन हियर। फाइन, चलो। वाई आयनिक कंपाउंड्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट्स। आयनिक को हम इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स भी कहते हैं। आयनिक कंपाउंड्स ही क्यों कहते हैं? क्योंकि उसमें आयंस होता है। आयंस का मतलब क्या होता है कि कहीं ना कहीं क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कोई लेने वाला और कोई देने वाला। मेटल्स काफी दानी लोग होते हैं, काफी दान करते रहते हैं, डोनर्स। मेटल्स आर डोनर्स बिकॉज दे व्हाट प्रोड्यूस पॉजिटिव आयंस। और अगर हम मेटल्स नॉन मेटल्स का देखें तो वो कहीं ना कहीं एक्सेप्टर्स हैं, तो दे फॉर्म व्हाट नेगेटिव आयंस। आप कोई दान करेगा तो किसी को लेना भी तो पड़ेगा ना। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे आयंस में क्या होता है कि ऑपोजिट चार्जेस होते हैं ना, प्लस और माइनस, तो इनके बीच में काफी स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है। तो कहीं ना कहीं इसको ब्रेक करने में भी हमें उतना ही एनर्जी चाहिए, तो उसका मेल्टिंग पॉइंट कहीं ना कहीं हाई होना चाहिए। तो वीक इंटरमोलिकुलर फोर्स, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, कोवलेंट बॉन्डिंग। तो कोवलेंट बॉन्ड तो होता ही नहीं है क्योंकि तो कोवलेंट कंपाउंड में होता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में होता है। तो यहाँ पे द आंसर इज व्हाट, कहीं ना कहीं आप गेस कर सकते हो कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस की वजह से, बिकॉज ऑपोजिट चार्जेस अवेलेबल हैं, उनके बीच में काफी स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होता है। दैट इज वाई हमें और ताकत लगानी पड़ेगी, बहुत सारा एनर्जी देना पड़ेगा, इसीलिए इसका मेल्टिंग पॉइंट काफी हाई होता है, यानी कि टेम्परेचर जिस पे ये मेल्ट करेगा वो काफी हाई होता है। ठीक है, चलो। तो दिस इज द राइट आंसर, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, which metal is best suited for making cooking utensils and why? तो कुकिंग यूटेंसिल्स नॉर्मली अलॉयज होते हैं ना, निकल क्रोमियम वगैरह का अलॉय होता है। तो यहाँ पे कौन सा सबसे बेस्ट सूटेड होगा? आयरन आई डोंट थिंक कि गुड होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं रस्टिंग वगैरह का डर रहेगा। कॉपर कहेंगे वेरी हार्ड है, तो क्या पता यूज हो। जिंक कोरोसन रेजिस्टेंट है, तो क्या पता यूज हो। तो हम कहेंगे कि एल्यूमिनियम, क्योंकि वो लाइट है और गुड कंडक्टर है। अब आपका बर्तन अगर बहुत हेवी होगा तो चलेगी? हाँ, हमारी मम्मियाँ फिर हमें हमेशा गुस्से में रहेंगी। तो कहीं ना कहीं एल्यूमिनियम ही होना चाहिए बाय प्रॉपर्टी, क्योंकि ये लाइट भी है और गुड कंडक्टर भी है। यहाँ पे देखो आप, गुड कंडक्टर है, नहीं कहीं ना कहीं आयरन रस्टिंग का डर रहेगा, कहीं ना कहीं वो हेवी भी शायद रहेगा कंपेयर टू एल्यूमिनियम। तो दैट इज वाई एल्यूमिनियम इज द बेस्ट आंसर। इट कंडक्ट्स हीट वेरी वेल एंड इट इज ऑल्सो लाइट वेट। विच नॉन मेटल फॉर्म्स एसिडिक ऑक्साइड्स। तो कौन सा जो नॉन मेटल है वो एसिडिक ऑक्साइड बनाता है? तो कहीं ना कहीं आपको यहाँ पे समझ में आ ही गया होगा कि सल्फर इज द ओनली नॉन मेटल, सल्फर डाइऑक्साइड, राइट। आपको पता होना चाहिए कि नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स आर व्हाट, जो यहाँ पे होता है वो कहीं ना कहीं एसिडिक होते हैं, और जो मेटेलिक ऑक्साइड्स होते हैं वो क्या होते हैं? बेसिक, है ना। मैग्नीशियम ऑक्साइड हो गया, सोडियम ऑक्साइड हो गया, कॉपर ऑक्साइड हो गया। आप अगर वो लिटमस पेपर लेके देखोगे तो वहाँ पे आपको कलर चेंज दिखेगा ना। एसिडिक के लिए क्या होता है? ब्लू टू रेड। बेसिक के लिए क्या होता है? रेड टू ब्लू। तो सल्फर इज द बेस्ट एग्जांपल यहाँ पे, क्योंकि ऑब्वियस है, क्योंकि मैग्नीशियम इज अ मेटल, कैल्शियम इज अ मेटल, सोडियम इज अ मेटल, बस यही है जो एक नॉन मेटल है वैसे, ठीक है नहीं। तो आंसर इज सल्फर। ड्यूरिंग रस्टिंग आयरन रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन ओनली, वाटर ओनली, ऑक्सीजन एंड वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड चलो बिल्कुल मैदान से बाहर। अब यहाँ पे देखते हैं, जैसे हमने कहा था कंडीशंस नेसेसरी फॉर व्हाट, रस्टिंग, ऑक्सीजन या वाटर या फिर दोनों। तो आप बताओ क्या होना चाहिए, बताइए क्या होना चाहिए। टाइमर शुरू कर दूं क्या? चलो, जब क्विज करूंगा ना, आप देखते जाओ आगे, मैं जब क्विज करूंगा टाइमर के साथ आऊंगा एकदम, ठीक है, लाइव आऊंगा एकदम। इसका आंसर होगा ऑक्सीजन एंड वाटर, जो हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस करा था, है ना। मॉइस्चर भी चाहिए और कहीं ना कहीं एयर भी चाहिए।
विच मेटल इज यूज्ड फॉर गैल्वेनाइजेशन एंड व्हाई? तो आपको शायद पता होगा गैल्वेनाइजेशन इज वन ऑफ द प्रोसेस टू प्रोटेक्ट द कोरोशन और द रस्टिंग ऑफ आयरन और मेटल। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं आयरन ही सिर्फ रस्ट नहीं होता, कॉपर वगैरह भी होता है ना, उसमें ग्रीन कोटिंग वगैरह आता है। तो बताइए विच मेटल इज यूज फॉर गैल्वेनाइजेशन? तो आई थिंक जितना मुझे याद है कि लाइक जिंक कैन बी यूज फॉर गैल्वेनाइजेशन। तो आप देख सकते हो कि जिंक इज व्हाट मोर रिएक्टिव देन आयरन। सो जिंक प्रोटेक्ट्स आयरन बाय व्हाट, लाइक कहीं ना कहीं सेक्रीफाइशियल, मतलब होता है ना सुरक्षा रखने के लिए अपने आप को सेक्रीफाइस करना, कुर्बान करना। तो जिंक इज द राइट आंसर, है ना? ये आपको लोअर क्लास में भी मिला होगा। तो द राइट आंसर इज जिंक। विच नॉन मेटल सोर्स एलोट्रॉपी? तो आई थिंक सबको पता है कि वी हैव एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन लाइक डायमंड, ग्रेफाइट, और एक भी होता है ना C60, ब्लैक मिंस्टर, फुलरिन जो कहते हैं हम। तो एलोट्रॉपी व्हाट इज कार्बन, राइट? कार्बन सोर्स द एलोट्रॉपी। ये देखो डायमंड, ग्रेफाइट एंड फुलरिन्स, C60 कहते हैं ना। ब्लैक मिंस्टर भी इसमें लगाता है, ब्लैक मिंस्टर, फ्लोरीन। डायमंड हार्डेस्ट सब्सटेंस नोन। ग्रेफाइट आपने अभी पढ़ा था, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, है ना, दो इट इज नॉन मेटल बट कंसिडर्ड लाइक ए गुड कंडक्टर। वाई मेटल्स आर मेलिएबल? ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है सर, क्या ले आया आप इतना इजी? बिकॉज इट कैन वर्ड स्लाइड ओवर ईच अदर, प्रेजेंस ऑफ आयरन, सॉरी आयंस, एंड लाइक ब्रिटलनेस। ये तो मैं क्या ही बताऊं, लेयर्स कैन स्लाइड ओवर ईच अदर ना, वो जो लेयर सा बन जाता है ना, डक्टाइल ना, वायरिंग कर सकते हैं। मेलिएबल कैन बी कन्वर्ट थीन सीट्स वगैरह, एल्यूमिनियम फॉयल वगैरह देखा होगा आप लोगों ने। विच मेटल डज नॉट कोरोड इजीली एंड यूज्ड इन ज्वेलरी? ये तो मैं क्या ही बोलूं, मतलब अमीर लोग क्या पहनते हो, गोल्ड, है ना? चलो मैंने भी पहन रखा है। तो गोल्ड, गोल्ड इज व्हाट, लाइक जो कोरोड नहीं होता क्योंकि काफी लीस्ट रिएक्टिव मेटल होता है। वाई सोडियम? आपको पता है गोल्ड इज द मोस्ट डक्टाइल मेटल, आपके बुक में मेंशन भी है, मोस्ट डक्टाइल मेटल। 1 ग्राम ऑफ गोल्ड कैन बी व्हाट, लाइक कन्वर्टेड इनटू अ 2 किलोमीटर ऑफ वायर। तो सोचो कितना ज्यादा डक्टाइल है। तो गोल्ड इज द मोस्ट डक्टाइल मेटल, ठीक है। वाई सोडियम क्लोराइड इज अ पुअर कंडक्टर इन सॉलिड स्टेट? क्योंकि आयंस आर फिक्स्ड, नो आयंस, वीक बोन्स, हाई मेल्टिंग पॉइंट। आई थिंक दिस इज इजी बिकॉज वी ऑल नो कि कंडक्शन कब होता है, जब देर आर फ्री इलेक्ट्रॉन्स, मतलब कहीं ना कहीं आयंस का प्रेजेंस होता है। तो आप बताइए क्या आंसर होगा? आयंस आर फिक्स्ड, है ना, क्योंकि वहां पे वो आयंस जब फ्री नहीं मूव कर पाएंगे इलेक्ट्रॉन्स तो कैसे होगा? तो नॉर्मली मोल्टन स्टेट में कंडक्टिविटी होती है ना। विच नॉन मेटल इज यूज इन वाटर प्योरिफिकेशन? तो क्लोरीन कहीं ना कहीं एक डिसइंफेक्टेंट की तरह वर्क करता है, आपने ये पढ़ा होगा, राइट? क्लोरीन इज काइंड ऑफ अ डिसइंफेक्टेंट। ब्लीचिंग पाउडर, है ना, वहां पे क्लोरीनेशन जो होता है। तो यहाँ पे ये क्लोरीन कैन बी यूज एज अ वर्ड लाइक विच किल्स माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड ऑल। फाइन, स्विमिंग पूल में भी डालते हैं बट बहुत लिमिटेड क्वांटिटी में, ज्यादा नहीं होना चाहिए। Last question. Alloying improves properties of metals because alloying we all know mixing of metals solution, right? Mixing of metal, ये कहीं ना कहीं solid solution है। तो it increases the weight, it makes metal pure, changes atomic arrangement, reduces melting point। तो आप बताइए क्या होना चाहिए इसका आंसर? Very easy, it changes the atomic arrangement। Alloying alters structure and improves strength and resistance। कहीं ना कहीं property wise अगर देखो तो इसका जो रेजिस्टेंस हो गया या इसका स्ट्रेंथ हो गया, इसमें काफी डिफरेंस आता है। तो कहीं ना कहीं अलॉइंग इज ऑलवेज गुड फॉर अस। करते भी हैं, ब्रॉन्ज हो गया, स्टेनलेस स्टील हो गया, और काफी सारी चीजें होती हैं। सो आई होप आपको ये क्वेश्चंस काफी हेल्प करेंगे, आपको एक आइडिया मिलेगा कि किस तरह से क्वेश्चंस को आपको पढ़ना है और उसके साथ जुड़े हुए टॉपिक्स को भी थोड़ा खंगाल लेना है, ठीक है। तो चलो आज के लिए यहां तक ही काफी है, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, और हाँ, कीप शेयरिंग एंड कीप सपोर्टिंग मी। कमेंट बॉक्स में डालना क्या कमी है, जरूर कोशिश करेंगे उसको पूरा करने के लिए। साइनिंग आउट, टेक केयर, बाय बाय।